same reaction was carried out in more than one step. इसी रिएक्शन को अलग अलग स्टेप्स से करवाया गया। स्टेप 1 में A was converted into A dash और इसका एंथैल्पी चेंज है मान लीजिए डेल्टा H1। स्टेप 2 में A dash was converted into B dash। इसका एंथैल्पी चेंज भी एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, ये आ गया डेल्टा H2। और फाइनली स्टेप 3 में B डैश को कन्वर्ट कर लिया गया B में और ये हो गया। और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ वो वैल्यू है मान लीजिए H3, डेल्टा H3। तो देखो रिएक्शन शुरुआत कहां से हुआ है बताओगे? कहां से शुरू हुआ रिएक्शन बोलो? स्टेप 1 से। स्टेप 1 से शुरू हुआ। उस स्टेप 1 में रिएक्टेंट क्या है? ए है। इसका मतलब ये है कि आपसे जब हम पूछें कि रिएक्शन कहां से शुरू हुआ तो आप कहिएगा कि रिएक्टेंट ए से रिएक्शन शुरू हुआ। और फिर आपसे पूछे कि फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला तो क्या बोलिएगा? बी। फाइनल प्रोडक्ट स्टेप 3 का है जो है बी। जरा फर्स्ट रिएक्शन को देखो तो ऊपर में जो है इसमें भी रिएक्टेंट ए है ना और प्रोडक्ट बी है। मतलब ए इज कन्वर्टेड इनटू बी इन वन स्टेप, जबकि इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में ए इज कन्वर्टेड इनटू बी इन 3 डिफरेंट स्टेप्स। लेकिन दोनों रिएक्शन में सिमिलैरिटी ये है कि रिएक्टेंट ए है और फाइनल प्रोडक्ट बी है। यहां भी रिएक्टेंट ए है और फाइनल प्रोडक्ट बी है। तो जब ऐसा हो तो हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन या तो एक स्टेप में हुआ है एक एक्सपेरिमेंट में और दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट इन मोर देन वन स्टेप। एक से अधिक स्टेप में उसी रिएक्शन को करवाया गया। अब मान लीजिए आपको हम कहें कि अलजेब्रा की तरह से इस तीनों इक्वेशन को ऐड करो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का तीनों इक्वेशंस को ऐड करो तो क्या इक्वेशन मिलेगा ये बताओ? ए और बी। मतलब वही हुआ जो यहाँ पर हो रहा था, ए से बी मिला, यहाँ से भी ए से बी मिल गया। जब ऐसा हो जाए तब हम लोग बिल्कुल ये कह सकते हैं कि दोनों ही सेम चेंज है। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी प्रोडक्ट बी, यहाँ भी प्रोडक्ट बी। तो जब इस तीनों स्टेप को ऐड किए हैं तो तीनों के एंथैल्पी चेंज को भी ऐड करना होगा। और ए से जब बी बनता है, फर्स्ट रिएक्शन में देखो ए से जब बी बनता है तो एंथैल्पी चेंज का वैल्यू कितना है? डेल्टा एच। और इस तीनों के स्टेप को ऐड किए तो एंथैल्पी चेंज का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो क्या ऐसा कह सकते कि दिस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3? बताओ ऐसा कह सकते?
Yes, sir. yes, अब ऐसा जो कहा गया यही जब एक्सपेरिमेंट से मिला और किसी एक रिएक्शन में नहीं, ऐसा ऐसा हजारों रिएक्शन पर एक्सपेरिमेंट किया गया, अलग अलग रिएक्शंस पर, और हर रिएक्शन में ऐसा ही मिला कि जब कोई रिएक्शन एक स्टेप में होता हो या एक से अधिक स्टेप्स में होता हो, तो एक स्टेप में होने वाले रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ enthalpy changes of the reaction taking place in more than one step. एक स्टेप में होने वाला एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू अलग अलग स्टेप्स में होने वाले एंथैल्पी चेंज के सम के बराबर हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड हेसेस लॉ। कहा जाएगा भाई हेसेस लॉ को डिफाइन करो, तो क्या कहोगे? is equal to the sum of enthalpy change of all the steps in which the same reaction is carried out. Oxygen forming CO2, the enthalpy change is delta H2. देखो फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट कार्बन है, ऑक्सीजन से कंबशन हुआ और बन गया CO2. 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन गिविंग 1 मोल CO2 and enthalpy change is delta H. दो अलग अलग रिएक्शन करवाया गया, कार्बन प्लस हाफ O2 गिविंग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या अगर इस दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो क्या इक्वेशन 1 मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो हेसेस लॉ एप्लीकेबल होगा, अगर नहीं मिलेगा हेसेस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जरा बताओ ऐड करके। बोलो कोई। yes, ऐसा हो गया? yes, sir, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड राइट हैंड साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट हैंड साइड, कैंसिल करो तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में? कार्बन प्लस हाफ O2, तो हाफ प्लस हाफ हो गया 1 O2, और राइट हैंड साइड में बचा CO2। तो देखो यही रिएक्शन मिल गया ना, तो हो गया कि रिएक्शन इज कैरीड आउट इन वन स्टेप, एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा H, and the same reaction is carried out in 2 steps, enthalpy change is delta H1 and H2, so delta H is equal to delta H1 plus delta H2। पहला है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4, इसका इक्वेशन लिखो। क्या लिखेंगे बोल सकते हो?
C2H4 3O2 प्लस O2। बोल दो ठीक है। 2CO2 plus 2H2O। और बैलेंस करेंगे तो 4 और 2 6, तो यहाँ कर देंगे 3O2। बहुत अच्छा। अब इसमें ये बता दो कि ये जो एंथैल्पी चेंज है इसका साइन निगेटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हम लोग हीट चेंज को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो यहाँ राइट हैंड साइड में लिख देंगे प्लस कितना 1409 किलो जूल। बोलो समझ गए इतनी बात? यस सर। सेकेंड इक्वेशन यह है कंबशन ऑफ C2H6, तो फिर एक इक्वेशन लिखो C2H6 प्लस O2 क्या बनेगा, तो 2CO2 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O, और बैलेंस करो 4 और 3 7 ऑक्सीजन, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, चलो चलो बोलो ठीक है ना, और क्या और भी कुछ लिखना होगा? लास्ट इक्वेशन। नहीं नहीं, इसमें और कुछ लिखना बाकी है। देखो ये भी एक्सोथर्मिक है, तो इसमें भी क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 1000 58.3 किलो जूल। और थर्ड बताओ हाइड्रोजन का कंबशन, तो हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 गिविंग H2O, H2O। और ये भी एक्सोथर्मिक है तो प्लस 285.6 किलो जूल। अब देखिए क्या करना होता है ना, ये तो गिवन है, तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख दिए जो यहाँ पर गिवन है, और कैलकुलेट करना है ये इसके लिए एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों इक्वेशन को इस तरह से राइट करते हैं, रीराइट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोगों को चाहिए वो आ जाए और राइट हैंड साइड में जो चाहिए वो आ जाए, इस तीनों इक्वेशंस को रीअरेंज करके। यह है C2H4 लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वेशन 1 में देखो C2H4 है ना लेफ्ट साइड में, यस सर। फिर जिस रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन करना है फिर उसको देखो कि रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, H2 भी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस तीनों में खोजो कहां पर H2 है लेफ्ट साइड में। थर्ड। तो इक्वेशन 1 और थर्ड को हम लोगों को रीराइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि C2H4 और H2 इस दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में है, जो कि इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में चाहिए। अब फिर इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में देखो इथेन है CH3CH3, यही ना होता है C2H6, तो ये इथेन राइट हैंड साइड में है। खोजो तो तीनों इक्वेशन में कहीं पर इथेन है कि नहीं, पहले ये खोज के बताओ। सेकेंड वाला में सर। सेकेंड वाले में, लेकिन किधर है, लेफ्ट साइड की राइट साइड? लेफ्ट साइड। साइड में। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस रिएक्शन को रिवर्स साइड से लिख देते हैं। जैसे समझो कि जब हम लोग अलजेब्रा में कोई इक्वेशन अगर ऐसा लिखा हुआ हो a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो क्या हम लोग उसको x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी लिखते हैं कि नहीं? यस सर।
अच्छा, अब मान लो a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, और आगे क्या लिखें? -z। चलो, इतना अलजेब्रा जब जानते हैं तो केमिस्ट्री कौन मुश्किल है। जब ऐसा लिख सकते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करो। इसको देखो, मान लो x CO2, ये हो गया y और ये हो गया z, तो इस दोनों को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, 2 CO2 प्लस 3 H2O, और हीट को उधर ही छोड़ देते हैं और इधर लिख दें C2H6 प्लस 7/2O2, तो यहाँ माइनस होगा ना? यस सर। -1558.3। चलो, इतना अगर तुम लोग लिख लिए हो तो बोलो फिर। तो देखो, ये जो इक्वेशन 2 था इसको हम लोग लिख दिए हैं दोबारा, इसको अब हटा देते हैं। और यही इक्वेशन जो 2 था रीराइट करने के बाद ये हो गया। अब जो तीनों इक्वेशन मिला है इसको ऐड कर दो, 1, 3 एंड 2 को ऐड करो तो क्या मिलेगा? जरा जल्दी जल्दी ऐड करो और ऐड करके हमको फाइनल इक्वेशन बताओ कि क्या मिला। यहाँ देखो 3O2 एंड यहाँ है हाफ O2, तो हो गया 3.5O2 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में भी 7/2 को 3.5 कहते हैं ना, तो ये हो गया 3.5O2 एंड यहाँ भी 3 प्लस हाफ हो गया 3.5O2। बच गया C2H4 प्लस H2, राइट हैंड साइड में सिर्फ बचा है C2H6। और हीट कहाँ गया? तो हीट भी लिखिए, कितना कितना 1409 किलो जूल प्लस 285 किलो, 0.6 ना, 0.6 भी तो है, 0.6 किलो जूल, और फिर माइनस 1558.3 किलो जूल। जरा बताओ तो इस तीनों का वैल्यू कितना हुआ? -136.3 किलो जूल। -136.3 किलो जूल। माइनस की प्लस? माइनस सर। नहीं, ठीक से करो। 1400 और 200 1600, 1600 में 1500 घटाएंगे तो प्लस ना आएगा। यस सर। आप बताइए ठीक से ऐड करके। बोलो जल्दी बोलो, क्या मिला? C2H4 136.3 giving C2H6 प्लस 136.3 किलो जूल, यही मिला ना? यस सर। अब देखो, ये जो रिएक्शन हम लोगों को मिला है, क्या वही रिएक्शन यहाँ पर है जिसका निकालना है एंथैल्पी चेंज? देखो और बताओ भटपट। यस सर। वही रिएक्शन है। जिस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना था वो इस तीनों रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से मिल गया, तो यहाँ जो एंथैल्पी चेंज होगा और यहाँ जो एंथैल्पी चेंज होगा हेसेस लॉ के अनुसार दोनों इक्वल होगा। तो अब ये जो इक्वेशन मिला इसमें बताओ, इस इक्वेशन को देखकर कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H का साइन पॉजिटिव कि निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। आ गया आंसर -136 पॉइंट। अब चेक कीजिए आंसर कितना दिया है।